सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह चल रहा था और वहीं बाहर की कार पार्किंग में एक स्विस महिला के साथ बलात्कार। भीड़ अंदर थी, बाहर सन्नाटा था। और वैसे भी दिल्ली की भीड़ ऐसे मौकों पर अलग ही पाई जाती है। वह जल्दी टोकती नहीं, वह चलती है, चलने देती है। उसे अचरज भी नहीं होता, जैसे उस दिन भी नहीं जब अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब छोड़ अपनी राजधानी सीरी को बनाया। नई जगह थी, नए अमीर थे। तुर्की अमीरजादों की कमर तोड़कर और बुलंद था शाही फरमान। तुर्की अमीरजादों की कमर तोड़कर और बुलंद था शाही फरमान। विरोध मना था, षड्यंत्र पर नजर थी। हौज खास से जमात खाना मस्जिद तक फैला था शहर। इमारतों के गुंबद अब और चौड़े थे, अमीर उमरा के नस्ली आधार की तरह, लेकिन सीरी में दरख्तों के बीच जगह कम थी। अमीरी का फैलना शक में डालता था, शायद इसलिए दिल्ली में दावतें खुशनसीब नहीं थीं। दिल्ली को अभी बहुत कुछ देखना था। अभी तो साम्राज्यवाद का पहला डंका था जो मलिक कफूर के साथ दक्कन तक बजा। अब कुल का नहीं, ताकत और लूट का भी जाते था, जिसके आगे जौहर में जल गए कुलीनता के ढोए तकाजे। पता नहीं अलाउद्दीन ने किसी पद्मिनी को देखा भी या नहीं। पर रणथंभौर और चित्तौड़ ने देख लिया इस नए तेवर की दिल्ली को, जिसकी इमारतों में मंगोल कारीगरों ने पहली बार पद्म की कलियां बनाई थीं और बनाए थे सच्चे मेहराब, बिना यह समझे कि उसके ऊपर बैठा था हुकूमत का एक ऐसा सच जो लूटता था पर बांटता नहीं, जो हिस्सा मांगने पर मंगोलों का खून पानी की तरह बहा सकता था और उस पानी को अपने हौजे खास में इकट्ठा कर दिल्ली वालों को पिला सकता था। साम्राज्यवाद चाहे छुपा हो या बेबाक, मध्यकालीन हो या नवीन, उसकी जड़ों में कहीं न कहीं पोशीदा रहता है बाजार। मानो दिल्ली से निकली सेनाओं के हुजूम में बैठे थे 3 जादूगर। अलाउद्दीन के बनाए 3 बाजार लगान को बढ़ाकर गले की शक्ल दी गई। इस शक्ल को मुकदमों से बदलकर दुआब के नए आमीलों की कठोर भंगिमा दी गई और इस शक्ल को सीधी वसूली से पाला पोसा। एक ऐसा वयस्क शरीर दिया गया जिसके आगे बच्चों की तरह मचलती कीमतों ने दम तोड़ दिया। यह सामंतवादी साम्राज्यवाद की हुंकार थी, जहां घोड़े और गुलामों के दाम भी बंधे थे और विदेशी कपड़ों का सलीका भी नियंत्रित था, जहां सैनिक और अमीर अभी वैसी पहाड़ी नदियां थे जो घाट तोड़ नहीं पाती और जहां बरनी अमलदारी के अहाते में वजू के लिए हौज की तलाश में गंगा जमुना को देख नहीं पाता था। लेकिन गंगा भी बह रही थी और जमुना भी दोनों के पानी से अलग अलग भी स्वर निकलते थे और साथ साथ भी अमीर खुसरो की हिंदवी की तरह, जो कभी रबाब के हल्के तरंगों पर ऐमन और सनम जैसे फारसी रागदारियों के साथ महफिलों की शमादानों को जलाती थी, तो कभी बिल्कुल अपनी सी बनकर निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के इर्द गिर्द फैले तमाम जातियों और मजहबों के हुजूम को प्रेम का मधवा पिलाती थी। पनघट की डगर अभी भी कठिन थी और कई पहेलियां समझ में भी नहीं आती थीं, फिर भी मटकियां जमुना से भरी जा सकती थीं। रात में थक कर लौटने के लिए घर सलामत थे, जिनके अंदर जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल की दिल्ली
नैना जुड़ाती थी और बत्तियां बनाती थी। ये तीसरा खंड है सीरीज में दिल्ली पे कविता पंकज राग की। दिल्ली की धूप हमेशा से तीखी, दिल्ली की धूप हमेशा से तीखी, जैसे हर इच्छा, आकांक्षा, विश्वास या सनक के पीछे एक जीवंतता हो। पहले दिल्ली की गर्मी में चिपचिपाहट नहीं थी, जो भी था वह ठोस ठोस था, जैसे तुगलकाबाद को छोड़ बनाया गया मोहम्मद बिन तुगलक का जहां पनाह। धूसर पत्थरों की किला नुमा इमारतों का सिलसिला, वही खुरदुरापन इतना ज्यादा कि ढलान वाली दीवारों के बावजूद सुल्तानी दम्भ फिसले नहीं। इसका कोई तुक नहीं कि मोहम्मद तुगलक के जहां पनाह की दीवारों के दक्षिण में आज IIT की इमारत है। अतीत की नीरसता और भविष्य की यांत्रिकी के बीच एक सीधी रेखा खींचने पर लोग ऐतराज करेंगे। यंत्र चलित विश्व आगे भागता है, पीछे नहीं। यंत्र चालित विश्व आगे भागता है, पीछे नहीं। और गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे को भले ही दारुल अमन का नाम दे दिया गया हो, पर उससे उसके मौत की दुर्घटना शांत नहीं हो पाई। मध्यकालीन दिल्ली थी, अफवाहों की गलियां थीं, आज की तरह ही बढ़ा चढ़ाकर सच बताने की दलीलें, होड़ कम पर विश्वास अधिक, सब सतपुल के नीचे पानी ठहरा नहीं था। और निजामुद्दीन औलिया की अभी दिल्ली दूर है के कथन की चर्चा आक्रांत भी करती थी और रोमांचित भी। सूफियाना कव्वालियों की मदमस्ती की तरह वह एक अलग दुनिया थी, वह भी दिल्ली थी। वह एक दूसरा जहां पनाह था, उसके मुरीद थे, उसके गरीब थे, जो खुदा को रोज छूते थे, उसमें मिल जाते थे, मिलने की खुशी में अमीर हो लेते थे। पर उसके बाद फिर से गरीब थे, अंधेरा था, फिर भी रोशन थी चराग दिल्ली। मालवीय नगर से कालकाजी जाने वाली सड़क पर शाम के धुंधलके में चलने भर से उस जमाने की दिल्ली की परतें खुलती जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। परतें ही सीधी कहाँ होती हैं, परतें ही सीधी कहाँ होती हैं, और धूसर इमारतों का धुंधलके में मिल जाने का खतरा तो हमेशा से ही रहा है। मोहम्मद तुगलक सूफी नहीं था, पर उसके योगियों और जैनियों से मिलने पर उसे अयक्तिक और तार्किक कहकर गालियां कईयों ने दी। दिल्ली से हटाकर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाकर दौलताबाद नाम देना यदि राजनीति थी, तो दिल्ली के अफसरान, बड़े लोगों और खुदा से मिलने वाले सूफियों को दिल्ली छोड़ उस अनदेखे दौलत की ओर जबरन ले चलने को मजबूर करने को जुल्म की शक्ल दी गई, जुल्म की शक्ल दी गई। बड़े लोग तब भी दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते थे, बड़े लोग तब भी दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते थे, पर विचारों का तिलिस्म बनाने वाले वे ही तब भी थे। शायद इसीलिए इतिहास में कैद नहीं है दिल्ली वालों के लिए इतने सारे सूफियों के जाने का अफसोस, या बड़े बड़े लोगों से विमुक्त उनकी राहत भरी सांस। सूफियाना हवाएं दक्कन पहुंची या मोहम्मदी फतेह कांगड़ा पहुंची, इससे उन्हें क्या। सूफियाना हवाएं दक्कन पहुंची या मोहम्मदी फतेह कांगड़ा पहुंची, इससे उन्हें क्या। उनकी अनुभूतियों की चादर अभी भी उनकी अपनी थी, और वैसे भी दिल्ली वालों को दिल्ली से बाहर कुछ दिखा ही कब है, और वैसे भी दिल्ली वालों को दिल्ली से बाहर कुछ दिखा ही कब है। होती रहे चांदी की कमी दुनिया में, होती रहे चांदी की कमी दुनिया में, उनकी कल्पना की दिल्ली तो खुद चांदी थी। यह चांदी थोड़ी धूमिल हो सकती थी बहुतेरे सूफियों के जाने के मलाल से,
या दौलताबाद से पानी की कमी के कारण लौटे अमीर उमरा को लेकर, पर इसका रसूख मस्तिष्क की कई तहों तक फैला था। पर इसका रसूख मस्तिष्क की कई तहों तक फैला था। इसीलिए जहां पनाह के कांसे के सिक्के चल नहीं पाए, इसीलिए जहां पनाह के कांसे के सिक्के चल नहीं पाए, कुछ बरस बाद भी जब मौत की प्लेग चल निकली और तुगलक बादशाह भी दिल्ली छोड़ स्वर्गवासी चल पड़े, तो भी दिल्ली बैठी नहीं, मरकर जिंदा हुई उसी जहां पनाह में। और उसी वक्त जब दुआब में फसल सुधार का सुल्तानी प्रयोग करों की क्रूर संरचना के कारण दम तोड़ रहा था, ढांचा तो नहीं बदला, पर कभी कभी शाम के उसी ढलान पर बिना बामुलाइजा होशियार दिल्ली जीतती रही। खंड 4। एक्चुअली खंड 4 अलग से सुनाती हूँ, शुरुआती 2-4 पंक्तियां सुनाकर। तुम मुझे फिरोजी बना दो, दिल्ली की उस मध्य वर्गीय लड़की ने अपने पास बैठे लड़के से कहा। कोटला फिरोज शाह के स्लेटी खंडहरों के बीच उस लड़के का उत्तर फंस सा गया। फिर इन दोनों की कहानी का कुछ नहीं हुआ, वैसे ही जैसे फिरोजाबाद का भी कुछ न हो सका। मानो कुलीनों और उलेमा को मनाते मनाते थक कर फिरोज शाह शिकार पर निकल गया हो, शहर के दूर जोर बाग और करोल बाग में, वहाँ जहाँ कुलीन बसते हैं और जहाँ कुलीन नहीं बसते हैं। दोस्तों, ये हिस्सा चौथा आपको फिर अलग से सुनाती हूँ। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपको सुना रही हूँ पंकज राग की कविता दिल्ली शहर दर शहर। खंडों में है, ये सीरीज में है, और मैं चौथा खंड अलग से सुनाती हूँ। मैंने आपको तीसरा खंड सुनाया और उससे पहले शायद मैंने आपको दूसरा खंड भी सुनाया, जो सीरी फोर्ट के जघन्य बलात्कार से शुरू होता है। दिल्ली आज, दिल्ली कल, एक अद्भुत चित्रण। सुनने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।